नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी कि एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, आदिवासी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, आदिवासी गंगा कहा जाता है माही नदी को। किसको कहा जाता है? माही नदी को। और याद रखना दोस्तों, ये वही माही नदी है जो कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश का एक संभाग भोपाल ऐसा है दोस्तों जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये वही माही नदी है दोस्तों जिसे आदिवासी गंगा कहा जाता है। और निकलती कहाँ से है? तो मिंडा गांव, सरदारपुर, धार से ही दोस्तों ये माही नदी निकलती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपने देख लिया कि आदिवासी गंगा तो माही नदी को कहा जाता है, लेकिन आपको मैं सारे फैक्ट बता देता हूं दोस्तों जो मध्य प्रदेश की नदियों के उपनाम है। ठीक है, बुंदेलखंड की बेतवा किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की बेतवा कहा जाता है। आदिवासी गंगा माही नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा की बात करें दोस्तों तो क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। आपको पता है क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? उज्जैन शहर बसा है, जहां सिंहस्थ का मेला या कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, सबसे सुंदर नदी का दर्जा किस नदी को दिया गया है? तो याद रखना दोस्तों, केन नदी को दिया गया है सबसे सुंदर नदी का दर्जा। ठीक है, वहीं मध्य प्रदेश की गंगा दोस्तों याद रखना, बेतवा को कहा जाता है प्रदूषण के दृष्टिकोण से। ठीक है, और यदि मध्य प्रदेश की गंगा दोस्तों पवित्रता के दृष्टिकोण से कहा जाए तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, आप कंफ्यूजन मत होना, अगर प्रदूषण के दृष्टिकोण से कहे तो बेतवा और पवित्रता के दृष्टिकोण से कहे तो नर्मदा। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों नर्मदा को कहा जाता है। और रिवर ऑफ प्लेजर मतलब खुशियों की नदी भी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो नर्मदा को कहा जाता है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश में बलराम ताल योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो याद रखना दोस्तों 2007 में दोस्तों मध्य प्रदेश में बलराम ताल योजना प्रारंभ की गई थी। ये एक सिंचाई परियोजना है दोस्तों। ठीक है, जिसकी शुरुआत 2007 में मध्य प्रदेश में की गई थी। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें दोस्तों तालाब खोदा जाता है। ताल मतलब क्या होता है? तालाब होता है ना। तालाब खोदा जाता है दोस्तों किसानों के खेत में और पानी भरा जाता है, और फिर उसमें दोस्तों क्या किया जाता है? उससे उस पानी से खेतों में सिंचाई की जाती है और मछली पालन भी आप उस तालाब में कर सकते हो। ठीक, तो याद रखना मध्य प्रदेश की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिंचाई परियोजना है। बलराम ताल योजना 2007 में आई। जल अभिषेक अभियान चलाया गया था दोस्तों 2006 में। और खेत तालाब योजना दोस्तों याद रखना 2007 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों योजना इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में कब की गई थी। भारत में दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 में लागू होता है। ठीक, 1973 में दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। और 1974 में दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला से। कहाँ से? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला से दोस्तों 1974 में मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान को कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, तो आपका सारा कंफ्यूजन एक ही जगह पे आज क्लियर हो जाएगा। देखिए, कान्हा किसली सबसे पहले बना 1974 में। फिर इसके बाद दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो सिवनी छिंदवाड़ा और आपके महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, उसको दोस्तों 1992 में घोषित किया गया। बांधवगढ़ को 1993 में, एक साल बाद। और पन्ना को दोस्तों 1994 में। पेंच, बांधवगढ़, पन्ना याद रखना 92, 93, 94। ठीक है, सतपुड़ा को 1999, 2000। ठीक है, और संजय डुगरी जो दोस्तों सीधी में है, इसको सबसे बाद में 2008 में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बाद में बना प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये था संजय डुगरी, 2008 में बना है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर पेंच वो ये उसमें दिया है, वो इसमें दिया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जहां से भी पढ़ रहे हो, आप एक बार विकिपीडिया सर्च कर लो, या फिर उसकी जो जैसे मध्य प्रदेश वन विभाग है, एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर लो। ठीक, देखिए मैं आपको बताता हूं कि 2002 में जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान था ना, ठीक है, और पेंच अभ्यारण्य,
इनके नाम क्या क्या हो गए देखिए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम 2002 में भैया इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, और जो पेंच अभ्यारण्य था ना इसका नाम पेंच मोगली अभ्यारण्य रखा गया है। कब? 2002 में, है ना। और याद रखना दोस्तों, पेंच जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत 1973 से 1988 के मध्य पेंच नदी पर एक तोतला डो जलाशय का निर्माण भी किया गया है। तो याद रखना तोतला डो जलाशय भी कहाँ पर है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, या इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जिसका नाम 2002 में बदलकर क्या किया गया था? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और अभ्यारण्य का पेंच मोगली अभ्यारण्य रख दिया गया था। ठीक है, याद रखना। और एक चीज और, वर्ष 1992 में भारत सरकार द्वारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच अभ्यारण्य और कुछ अन्य वन्य क्षेत्रों को मिलाकर दोस्तों 757.850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को देश का 19वां प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था। कब? 1992 में। ये मैंने एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। याद रखना दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन लगा यहाँ पर, याद रखना प्रबंधन आने क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान नहीं कह रहा हूँ, अगर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहता तो वो कहाँ होता? उत्तराखंड में हो जाता, देहरादून में। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रबंधन लगा है, मैनेजमेंट लगा है। IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है दोस्तों, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। कहाँ पर? भोपाल में। ठीक है, चलिए, इसके बाद दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान आपने देख लिया भोपाल में है। संजीवनी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है दोस्तों? बहुत सारी जड़ी बूटी होती हैं। ठीक है, तो जड़ी बूटी को एक जगह पे रखकर बेचा जाता है, उसे संजीवनी संस्थान कहते हैं। ठीक है, भोपाल में स्थित है। ठीक है, वैसे तो हमारे सिवनी जिले में भी है, सभी जगह उसकी क्षेत्रीय शाखा हो सकती है, लेकिन आप इस प्रकार के फैक्ट में कभी कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ ये दिया है वहाँ वो दिया है, ऐसा मत करो, है ना। संजीवनी संस्थान भोपाल जो मुख्य है दोस्तों, मुख्यालय जो है वो भोपाल में है ना। वन विकास निगम कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड कहाँ पर है? भोपाल में है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, इसको याद रखना, राज्य वन अनुसंधान संस्थान। देखिए, ये राज्य वन अनुसंधान संस्थान लिखा है, राज्य मतलब स्टेट, वन मतलब फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अनुसंधान मतलब रिसर्च, और इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान, मतलब SFRI, इसको कहते हैं SFRI, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय शाखा कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, तो ये वही है दोस्तों, जबलपुर में। ठीक है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, लेकिन राज्य वन अनुसंधान संस्थान या भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय शाखा कहाँ पर है? जबलपुर में है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान ये कहाँ पर है? ये भी जबलपुर में है। इसको दोस्तों TFRI कहते हैं। क्या कहते हैं? TFRI कहते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान। ठीक, तो याद रखना, ये सारी चीजें कंफ्यूज होते हो, है ना। जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। ठीक है, जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ताला उमरिया में स्थित है। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, अभी प्रबंधन संस्थान मैंने कहाँ बताया था? भोपाल में, परंतु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु किस महीने में पड़ती है? तो सितंबर अक्टूबर। देखो, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, इन महीने में दोस्तों पानी गिरता है। ठीक है, मक्का बो जाते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उमस पड़ती है, आपने देखा होगा, उमस टाइप की लगती है, तो उसको द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सितंबर अक्टूबर के महीने में ये पड़ती है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में दोस्तों याद रखना, ग्रीष्म ऋतु जो है दोस्तों इसको यूनाला कहते हैं। ठीक है, शीत ऋतु को सियाला कहते हैं, और वर्षा ऋतु को दोस्तों क्या कहते हैं? चौमासा कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कोल जनजाति है। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो भील है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो गोंड है, और मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो कोल है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो याद रखना फिर गोंड हो जाएगा। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है पचमढ़ी को। ठीक है, आप ऐसा याद कर सकते हो कि पचमढ़ी में बहुत ठंडक रहती है, इसलिए ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को कहा जाता है। और ये तो वैसे बहुत आसान सा फैक्ट है ना। तो संस्कार राजधानी किसे कहते हैं? जबलपुर को कहते हैं मध्य प्रदेश की। क्यों? किसने कहा था? आचार्य विनोबा भावे ने दोस्तों मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा था। खेल राजधानी किसे कहते हैं? इंदौर को कहते हैं। ऊर्जा राजधानी आपको पता होगा, बीढ़न सिंगरौली। ठीक है, बीढ़न सिंगरौली दोस्तों याद रखना, इसे ऊर्जा राजधानी कहते हैं। और ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों किसको कहते हैं? पचमढ़ी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना 1350 मीटर है। ठीक है, कहीं जगह 1352 मीटर भी लिखी रहती है, लेकिन आपको 1350 याद रखना है ना। 1350 यदि ऑप्शन में नहीं हो तो 1352 हो
ठीक है, तो 1352 लगा देना। कुछ कहते हैं कि 2 सेंटीमीटर बढ़ गई है, 2 मीटर बढ़ गई है, ऐसा बताते हैं ना। तो आपको कुछ नहीं करना, 1350 याद रखना है। इसके इर्द गिर्द यदि 1350 ऑप्शन ना दिखे तब, ठीक। तो ये इसका नाम है धूपगढ़ और ये सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है, होशंगाबाद जिले में, ठीक है। अब सतपुड़ा श्रेणी, मेघल श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये सब क्या है, राजपीपला क्या है, ये सब बताने के लिए दोस्तों आपको मैंने डिटेल वाली क्लास पढ़ाई, मैं फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ एक बार। ऐसा कुछ मध्य प्रदेश का मैप होता है ना, ऐसा मान के चलो। तो सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पर होती है भाई, देखिए सतपुड़ा श्रेणी दोस्तों यहाँ से राजपीपला जो चलती है ना, राजपीपला सतपुड़ा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या चल जाती है, मेकलसुता, है ना। इसके बाद दोस्तों विंध्याचल इधर चलती है ना। तो ये इसके बाद हमको क्या करना है, इस मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर, सतपुड़ा में। तो सतपुड़ा दोस्तों होशंगाबाद जिले में यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी पड़ती है, ठीक है। इधर राजपीपला पड़ती है, इधर आपने अमरकंटक सुना होगा नाम, तो मेघालय जाता है ना। इसके बाद विंध्याचल, ये सामने विंध्याचल और सतपुड़ा एक दूसरे के समानांतर बहते हैं, है ना। वो डिटेल वाली क्लास देख लेना जहाँ मैप में मैंने अच्छे से समझाया हूँ, ठीक। चलिए, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर। लेकिन आपसे पूछे कि मेकल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मेकल की अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। राजपीपला की कौन सी है, चूलगिरी, ठीक। राजपीपला दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है ना। चलिए, इसका कुछ भाग कहाँ पर है, गुजरात साइड भी टच होता है, महाराष्ट्र साइड भी टच होता है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, मालवा की चोटी सिगार है और विंध्याचल की सद्भावना चोटी या गुडविल चोटी, ठीक है। ये सबसे ऊंची चोटी याद रखना दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग पर्वत श्रेणियों की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यपुत्री किस नदी का प्राचीन नाम है, तो ताप्ती नदी, जिसमें मैंने कल बताया था कि सर्वाधिक मिट्टी के टापू पाए जाते हैं। बैतूल मुल्ताई से निकलती है, ठीक है। नर्मदा के समानांतर पश्चिम की ओर बहती है ना। और जाके कहाँ गिरती है, जहाँ नर्मदा गिरती है वहीं जाके भी कौन सी नदी गिरती है, ताप्ती नदी गिरती है ना। तो सारी चीज़ें, बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ये भी बताया था, है ना। चलिए, तो आपको याद रखना है कि सूर्यपुत्री ताप्ती नदी का पुराना नाम था। देखिए, नर्मदा का पुराना नाम एक शिवपुत्री है और एक रेवा है। इसे मेकलसुता भी कहा जाता है, संकरी भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम मिलते हैं, लेकिन रेवा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ताप्ती का सूर्यपुत्री है। माही को दोस्तों पृथ्वी पुत्री भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है ना कि आपको पता होगा कि ये लुप्त हो जाती है ना, इसलिए इसको पृथ्वी पुत्री कहा जाता है। बेनगंगा को दोस्तों बेबा कहता है, ठीक है। केन को किरणवती या सुक्तिमती कहते हैं, बेतवा को बेत्रवती कहते हैं और चंबल नदी को चर्मावती, धर्मावती या कामधेनु कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, नर्मदा नदी को नामादोष किसने कहा था दोस्तों, तो एक भूगोल भी हुए हैं टालमी, उन्होंने दोस्तों नर्मदा नदी को नामादोष कहा था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, भीलों को बनपुत्र किसने कहा है, तो इतिहासकार कर्नल टाड हुए हैं, कर्नल टाड या कर्नल टाड है, ठीक है। कर्नल टाड दोस्तों, इन्होंने भीलों को बनपुत्र कहा है, कर्नल टाडी है, ठीक। कर्नल टाड ने दोस्तों भीलों को बनपुत्र कहा है, ठीक है, याद रखना। देखिए, भील जनजाति की बात करें दोस्तों, तो ये झूम कृषि करते हैं, जिसका नाम है ची माता। क्या नाम है, ची माता। झूम कृषि क्या होती है, एक बार जंगल को काटो, वहाँ खेती करो, ठीक है, जब तक वहाँ जब फसल उगी तो ठीक है, इसके बाद दूसरा जंगल काटो, इसको झूम कृषि कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। प्रिय पदार्थ कौन सा होता है, प्रिय पदार्थ इनका ताड़ी होता है, ठीक है। गहना प्रिय जनजाति होती है दोस्तों, याद रखना। भील जनजाति कौन सी, गहना प्रिय जनजाति, गहना पहनने का इनको शौक होता है, ठीक है। अच्छा, नंदना प्रिंट वाले नंदना प्रिंट जो है दोस्तों, याद रखना, भील जनजाति का प्रसिद्ध प्रिंट है। नंदना प्रिंट का उपयोग कौन करते हैं, भील जनजाति करते हैं। और जोबट अलीराजपुर के जो भील है दोस्तों, वो पंजादरी का निर्माण करते हैं। और बनपुत्र किसने कहा था इनको, तो कर्नल राड या कर्नल टॉड, ठीक है। और तीरंदाज दोस्तों टालमी ने कहा था, किसको, भीलों को तीरंदाज टालमी ने, और बनपुत्र कर्नल टॉड ने कहा था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपने नाम सुना होगा भगोरिया, याद रखना। भगोरिया जो है दोस्तों, ये विवाह भी माना जाता है, उत्सव भी माना जाता है, पर्व भी माना जाता है और नृत्य भी माना जाता है, ठीक है। होली के समय मनाया जाता है, ठीक है। भीलों का एक प्रसिद्ध दोस्तों, इसे हम विवाह, उत्सव, पर्व, नृत्य कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो भगोरिया होता है, ठीक। होली के समय 7 दिन के लिए मनाया जाता है। इसके 3 चरण होते हैं, गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया, ठीक। तो ये हो गए आपके 10 प्रश्न, ठीक। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, ठीक है। चैनल बनाए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा बहुत शेयर करो, सपोर्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती में मैं आपको कंटेंट देते जा रहा हूँ और आप लोग सपोर्ट नहीं करते, ठीक। लाइक नहीं आते, मैं बार बार नहीं बोलता भाई, है ना। लाइक करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो फिर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ठीक। इसके बाद मैं फिर दूसरे टॉपिक में वीडियो बनाना चालू करूँगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं MPG की पढ़ाता रहूँगा और आप लाइक ना करो, PDF मांगते रहोगे, है ना। थोड़ा सपोर्ट किया करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।